बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाद वकार प्रोग्राम है बातों बातों में, जिसमें एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जैसे EFS कहते हैं, SRO 957 इस पर बात चल रही थी। इससे पहले 7 एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनमें इस SRO के मुतालिक बहुत सारी मालूमात आपको दी गई हैं। लेकिन ये SRO इतना वसी है और ये फील्ड भी इतनी वसी है कि अभी बहुत कुछ कहने को बाकी है। तो मैं उन सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए जो मुझे फ़ोन करते हैं, जो मेरी रहनुमाई भी करते हैं और इस ज़िम्न में मुझसे सवालात भी करते हैं। और जो रहनुमाई करते हैं बेसिकली ये वही दोस्त हैं जो सवालात करते हैं, क्योंकि आपके सवालात जो हैं ये मेरे लिए भी एक लर्निंग है। जब आप सवाल करते हैं तो फिर मुझे स्टडी करने का मौका मिलता है और स्टडी करने के बाद फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। तो कुछ सवालात मौसूल हुए हैं आज के इस एपिसोड में, उन सवालात का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा और मुझे उम्मीद है वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। एक सवाल ये आया था कि इसमें जो ए कैटेगरी है ये 5 साल के लिए, इसमें लिखा कि 5 साल के लिए 5 साल बाद ऑडिट होगा। वो 5 साल में एक मरतबा होगा या हर 5 साल, मतलब 5 साल बाद होगा? सवाल करने वाले दोस्त का आइडिया ये था कि 5 साल का अरसा है, क्या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी भी ऑडिट हो सकता है या 5 साल बाद एक मरतबा होगा? तो इसमें मैं वजाहत कर दूं, ऑडिट 5 साल बाद होगा। एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिस्टम आपको देगा, वो आपके और कलेक्टर के दरमियान जो है वो एक राब्ता होगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो 6 माह बाद या साल बाद आपके पास आएगी। आपने उसको फिल करके उसको मुकम्मल करने के बाद जो है वो दोबारा भेजनी है कलेक्टर की तरफ। ये इसमें इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर और कलेक्टर समझने के बराह रास्त हैं और ये सिस्टम का हिस्सा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है। तो वो साल के बाद, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, जो मैंने अपने एक एपिसोड में एतराज़ किया था कि 5 साल बाद अगर ऑडिट होता है तो वो इतना रिकॉर्ड कहाँ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, कौन उसका ऑडिट करेगा? इस दौरान 5 साल पहले वाली इनवाइसेस कैसे तलाश करेंगे? उसका जो मज़ीद स्टडी करने के बाद, उसका जायज़ा लेने के बाद साबित ये हुआ कि वो जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, वो साल-साल बाद आपका इंटरनल ऑडिट करने के वो करती रहेगी, लेकिन जो फाइनल ऑडिट PCA ने करना है वो 5 साल बाद होगा। इसके अलावा एक और सवाल था कि क्या कोयले पर भी ये EFS लागू है? इस पर बेनिफिट कोयले पर भी मिल सकता है? बिल्कुल, कोयले पर बेनिफिट मिल रहा है और लोग धड़ाधड़ इस पे बेनिफिट ले रहे हैं। कोयले पर भी आप EFS जो है वो क्लेम कर सकते हैं, इसका लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल ये था कि क्या सर्विसेज पर भी सेल टैक्स, सर्विसेज पर भी बेनिफिट मिलेगा? तो ये मामला जो है ना अभी तक फाइनल नहीं है। कुछ राय है कि मिलेगा, कुछ राय है कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में अभी तक तो यहाँ किसी ने नहीं लिया था कि सर्विसेज पर भी वो EFS क्लेम करके उसका बेनिफिट ले। मेरा ख्याल है अगले चंद दिन तक इसकी क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी। एक सवाल आया था कि वैल्यू एडिशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो वैल्यू एडिशन जो है वो मिनिमम 10% होनी चाहिए। 10% से 10% से ज़्यादा अगर आपकी वैल्यू एडिशन होगी देन आप जो है वो EFS लेने के अहल हैं, अदरवाइज वो जो है आपको EFS नहीं दिया जाएगा। और अगर आपकी इस पूरे टर्नओवर में जब आप EFS का बेनिफिट लेने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपकी जो वैल्यू एडिशन है वो 10% से कम हुई तो आपका लाइसेंस जो है वो रुक भी सकता है, आपकी कैटेगरी भी चेंज हो सकती है, मुमकिन है वो आपको बेनिफिट जो है उसका ना दिया गया। अच्छा, बाद का एक बड़ा अहम सवाल आया कि अगर फीडिंग करते वक्त कोई गलती हो जाए, कोई फीडिंग हमसे इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर से गलत फीड हो गया, कोई फिगर, कोई मजमून, कोई ऐसा, यानी कोई लाइन गलत उसमें फीड हो गई और वो सेंड भी हो गई, तो अब उसका क्या हल होगा? उसको कैसे, मतलब किसी ने इनवाइस 2 दफ़ा काट दी, तो अब उसका क्या हल होगा? तो उसका हल ये होगा कि उसका जो है वो CRF भेजी जाएगी। जी, बात चल रही थी कि अगर किसी से कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, कोई डबल एंट्री हो गई और सेंड भी हो गया, तो अब क्या किया जाए? तो उसके लिए एक वर्ड है CRF, क्लीन रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग, या इस तरह के रिलेटेड एब्रिविएशन है जिसका। तो उसमें ये होगा कि आपकी CRF बनेगी और वो बनने के बाद रेलेवेंट अथॉरिटी को
और फिर इस सिस्टम की जो अथॉरिटी है, जो ये सिस्टम ऑपरेट कर रही है, उसको जाएगी तो वहां से वो फिर उसको तब्दील कर सकेंगे। एक बात बड़ी ज़रूरी है जो आपको मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ कि सिस्टम में फीड करने से पहले मैनुअली होमवर्क कर लीजिए। यहाँ मुख्तलिफ कलेक्ट्रेट्स में भी ऐसा ही होता है कि सिस्टम में फीड करने से पहले मैनुअल फाइल पर अप्रूवल दी जाती है। इस वजह से अगर कोई गलती, कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जो कह लें कि एडजस्टेबल ना हो, तो फिर वो सिस्टम जो है ना वो एंड पे जाके आपको रिजेक्ट करने की जो है वो देता, पॉलिसी देता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने फीडिंग में गलती कर दी और गलती करने के बाद उसको सेंड भी कर दिया, अब कलेक्टर के पास ये पावर है कि वो उसको रिजेक्ट करेगा, फिर वो तरतीबवार वापस आएगा, फिर उस पार्टी के पास जाएगा या एजेंट के पास जाएगा, वो दोबारा उसको फीड करेगा। तो इस ज़मीन में फिर ये होता है कि बाज़ का 15-15 दिन, महीना-महीना भी लग जाता है, बाज़ का फाइल ही नहीं मिल रही होती। लिहाजा सिस्टम में फीड करने से पहले आप इस पे मैनुअल होमवर्क कर लीजिए, करने के बाद तसल्ली करने के बाद इसको फीड कीजिए। एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं उस पर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करूँगा। वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब क्लियरिंग एजेंट लाइसेंस दे देता है, पार्टी को ईएफएस लाइसेंस मिल जाता है, सिस्टम में भी अप्रूव हो जाता है, उसके बाद जब वो इनवॉइस फीड करते हैं या उसमें बेनिफिट लेते हैं, तो उसमें उस वक्त भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम की। तो सिस्टम जब उसको पूछता है, अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कस्टम और इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर के दरमियान है। इसमें क्लियरिंग एजेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा बहुत सारी स्टेजेस पे ऐसा भी होता है कि क्लियरिंग एजेंट को इसका इल्म नहीं होता कि वहां पर क्या होगा। वो आहिस्ता-आहिस्ता वो पता चल रहा है। लेकिन उस फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले दिनों एक क्लाइंट ने कहा कि जी हमें एनओसी चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान था कि एनओसी तो इसमें होता ही नहीं है ही नहीं। हमारे एंड पे, मतलब हमारे प्रोसीजर में एनओसी नहीं है। तो मैं इसको कौन-सा एनओसी लेके दूँ? तो बाद में जब उसको थोड़ा-सा चेक किया तो पता ये चला कि जिस वक़्त इंपोर्टर कम एक्सपोर्टर या सेलर इनवॉइस फीड करता है, तो वो एक बायर और सेलर के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए एक एनओसी होता है, जिसमें बायर जो है वो ये कहता है कि मैं आपसे ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, आप इसको ओके कीजिए, आप इसको गो अहेड, आप आगे बढ़िए और इसको कंप्लीट कीजिए। व्हिच मीन कि वो जो फीडिंग है उसकी रज़ामंदी से हो रही है, वो सौदा जो है उसकी रज़ामंदी से हो रहा है, वो बेनिफिट उसकी रज़ामंदी से, ऐसा नहीं कि कोई उसके नाम पे डाल के इनवॉइस और बेनिफिट ले ले। अब इसमें बायर और सेलर की ट्रांजैक्शन है, मिडल मैन जो है, क्लियरिंग एजेंट जो है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वजह से बाज़ क्लियरिंग एजेंट्स को भी इसका इल्म नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, बातों में एक दूसरे से डिस्कशन करते वक्त इसका पता चल जाता है। तो लिहाजा मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 0300 8659642। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे आप मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और आप दोस्तों के लिए मैं ये भी आगाह करने के लिए चलता जाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे मैसेज जो हैं पूरे मुल्क से आते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। अल्लाह ताला का करोड़ है शुक्र है कि जिसने मुझ नाचीज़ को इस काबिल बनाया कि मैं आपके तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। दुआ में याद रखिए।